हेलो गाइस, कैसे हो? आप सभी का इस चैनल में वेलकम है। आप एक काम करना, 147 के ऊपर जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस वाली बुक है उस पे पेज निकाल लेना। 147 के ऊपर एक नाम है ट्रेक्योस्टोमी केयर। ट्रेक्योस्टोमी केयर किस तरह से करते हैं वो देखना है इसके अंदर। ट्रेक्योस्टोमी केयर की जो पहली लाइन है इसके अंदर बताया गया है कि ट्रेक्योस्टोमी है वो आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है, किसके अंदर मेडअप की जाती है, पेटेंट एयरवे को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए की जाती है। तो उससे पहले हम देखते हैं, तो लंग्स है, जो लंग्स की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दी गई है, रिब्स केस दिया गया है, उसके ऊपर पार्शियल प्लूरा दिया गया है, विसरल दिया गया है, उसके ऊपर एक लंग्स है, लंग्स के अंदर एक ब्लड ड्रेनेज करने के लिए रिब्स नंबर 8 के ऊपर दिया गया, जहाँ से ब्लड है वो ड्रेनेज होगा। उसके ऊपर प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस में एयर ड्रेनेज करने के लिए रिब्स नंबर 2 यानी ऊपर एयर ड्रेनेज ट्यूब के ऑप्शन दिया गया, वहाँ से अपनी एयर निकलेगी। और नीचे की साइड जो डायफ्राम दिया गया है, नीचे डायफ्राम है। ठीक है, उससे नेक्स्ट चलते हैं। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डलती कहाँ है? जो अपनी ट्रेकिया है उसके 2 नंबर के अंदर स्पेस के अंदर ट्यूब डलेगी। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, जब ईसोफेगस है, लेरेंजियल है, उसके अंदर ईसोफेगस है और उससे आगे ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डलेगी। वो इस प्रकार है, देख लेना। ठीक है, आगे लंग्स आ गया है, और उससे पहले लंग्स के बाद में जो अपनी ट्रेकिया ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर किस प्रकार से स्टेब्लिश की जाती है वो देख लेना। और ट्रेकिया के अंदर डाला हुआ है पेशेंट को, और एनजी ट्यूब डाली हुई है, ऊपर से पीली वाली ट्यूब एनजी ट्यूब है और एक ट्रेकियल ट्यूब है जो इंसर्ट की गई है। उसके बाद में कनेक्ट करने के लिए टी ट्यूब दी गई है। इसको कनेक्ट करने के लिए टी ट्यूब दी गई है। टी ट्यूब को टी पीसेस भी बोलते हैं। टी पीसेस अडेप्टर है जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। 15 mm का अडेप्टर होता है। एंडोक्राइन ट्यूब है आगे दी गई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब आगे दी गई है, और एक रिजर्वायर ट्यूब है जो रिजर्वायर करने का काम करती है गैस को, और दूसरा फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो ऑक्सीजन सोर्स से चल के आती है। ठीक है, और एक तरह से रिजर्वायर ट्यूब है जो रिजर्व करती है ऑक्सीजन को, इसलिए आगे की साइड है। और उसके बाद में जो गैस फ्लो रहेगा वो एंडोट्रेकियल ट्यूब के साइड में रहेगा, यानी प्रेशर की जो एक्सेस प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो आउटवे से बाहर निकल जाएगा रिजर्वायर ट्यूब से, और फ्लेक्सिबल ट्यूब होगी जो ऑक्सीजन सोर्स करने का काम करेगी, वहाँ से वो डायरेक्ट सिलेंडर से कनेक्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग है क्या? नेजल प्रोंग एक ऐसी ट्यूब है जो नाक के अंदर लगती है और अबो द ईयर ये मुंह होके नीचे के ऑक्सीजन सोर्स को सप्लाई करने का काम करती हैं। उसके बाद में जो नॉर्मल मास्क होता है वो आपके सामने है। नॉर्मल मास्क होता कैसा है ये देख लेना। पीसेज ऑफ कन्फर्म शेप ऑफ नोज और एक्सहेलेशन पॉड दिए गए हैं, ऑक्सीजन सोर्स भी है, और स्ट्रेप इसके ऊपर दिया गया है। उसके बाद में जो मैंने बताया था वेंचुरी मास्क कैसा होता है, तो वो इस प्रकार है। वेंचुरी मास्क के अलग कलर के अकॉर्डिंग इसको इंसर्ट किया जाता है। कलर अकॉर्डिंग, कलर कोड अकॉर्डिंग मीन यहाँ पे जो ये मशीन है एयर इंटेड पोर्ट, इस पोर्ट को चेंज किया जाता है। इस पोर्ट के अंदर जितनी लेवल की ऑक्सीजन देनी होती है उस लेवल की ऑक्सीजन इंसर्ट होती रहती है। फ्लेक्सिबल ट्यूब है, और इसके अंदर जो एक्सहेलेशन पोर्ट है ये है एक्सहेलेशन पोर्ट, जहाँ से एयर है वो बाहर आती है। स्ट्रेप दिया गया बांधने का, और इनहेलेशन मिक्सर होगा 100%, और रूम एयर दोनों चलेगी। ठीक है, रिमूवेबल अडेप्टर भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नॉन रीब्रीदर मास्क जिसके नीचे बैग लगा हुआ है, और जो मैंने बताया था फ्लैप और एक्सहेलेशन पोर्ट, वन वे पोर्ट होगा, फ्लैप लगा होगा, ये है नॉन रीब्रीदर मास्क। और दूसरा रीब्रीदर मास्क होता है जिसके अंदर फ्लैप नहीं लगा होता, ये होता है बाईपेप मास्क। बाईपेप मास्क का मतलब है कि इसके अंदर बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन रहेगा, और इसके अंदर नेजल मास्क प्रेशर रहेगा। नेजल मास्क प्रेशर का मतलब है कि जो नोज के थ्रू है वो ए प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगी, माउथ ओपन रहेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब है क्या? इसको बाय नोट लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये मैंने एनक्लेक्स आरन से लिया है स्क्रीनशॉट, उसके बाद में इसको ऐड किया है। ठीक है, तो इजी वे के अंदर है ये। एंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए यूज मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, प्रॉपर पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने का काम करता है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। और
यूज टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। दूसरा एंडोट्रिकल ट्यूब है, इंडिकेट करती है क्लाइंट को नीड है मैकेनिकल वेंटिलेशन की, यानी आउटवे से मैकेनिकल वेंटिलेशन देने की जरूरत है, तब इसको यूज़ करेंगे। रिक्वायर आर्टिफिशियल एयरवे एज आर्टिफिशियल एयरवे, जो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए और या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए रखी जाती है, आर्टिफिशियल एयरवे होता है जो लॉन्गर देन 10 से 14 डे के अंदर यूज़ किया जाता है। ट्रेकोस्टोमी में बी क्रिएट टू अवॉइड टू म्यूकोजल एंड वोकल कोड डैमेज एंड कैन बी कोज बाय द एंडोट्रेकल ट्यूब। ये कह रहा है कि ट्रेकोस्टोमी आपने क्रिएट की है, बनाई है ट्रेकोस्टोमी, तो म्यूकोजा और वोकल कोड दोनों को इफेक्ट कर सकती है, और जो कि कोज वही एंडोट्रेकल ट्यूब के द्वारा होती है। उसके बाद में कफ, द कफ, कफ कैसा कफ होता है इसमें, डिस्टल एंड यानी दूर जो डिस्टल पार्ट है एक एंडोट्रेकल ट्यूब का, उसके अंदर कफ इन्फ्लेटेड होता है, इन्फ्लेट होगा और प्रोड्यूस सील द बिटवीन द ट्रेकिया, और ट्रेकिया होगी जो विंड पाइप होगी उसके अंदर जो ब्लॉकेज करने का काम करेगा, यही करेगा, ठीक है। और इंश्योर करनी है कि डिलीवरी सेट है टाइडल वॉल्यूम, यानी जितना कंप्लीट वॉल्यूम है वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है पेशेंट को, वो कंसीडर करना है। उसके बाद वेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इज यूज, जब मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज़ किया जाता है तो इन्फ्लेट किया जाता है कप को, प्रिवेंट किया जाता है एयर पासिस फ्रॉम द वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड से एयर पास ना हो इसको ध्यान में रखा जाता है। और इसके बाद में नोज एंड माउथ, यहाँ से कोई एयर पासेज लीकेज ना हो इसलिए होता है। पायलट बैलून भी बाहर की साइड में होता है, ये देखो ऊपर की साइड में एक बैलून लटक रहा है साइड में, ये पायलट बैलून है। आपको बताई थी ट्रेक्योस्टोमी होती कैसी है। उसके बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब का मतलब है कि इसके माउथ के अंदर से होके जो ट्यूब है अंदर ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर रही है। पीछे डिस्टल पार्ट पे इसके बैलून है, ऊपर पायलट जो हब होता है जिससे एयर को पुश किया जाता है। उसके बाद में ये ट्यूब फिक्स कैसे की जाती है, देखिए स्ट्रेप है इसके, नाक से लेके गले तक एक स्ट्रेप है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो रही है थ्रू द ट्यूब, ऑक्सीजन ट्यूब, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं, और इसको फिक्स किया जा रहा है माउथ के ऊपर ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन इंसर्ट की जा सके। पायलट बैलून क्या है, एक एयर इंसर्ट की जाती है कफ के अंदर ताकि वो प्रिवेंट एयर फ्रॉम एस्केप करने से बचाता है, और यूज टू गाइडलाइन द डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ कफ, यानी वो फूला होगा पायलट बैलून, अगर बाहर का फूला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंस है गैस की। अगर वो फूला हुआ नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो मतलब वहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंस है। यूनिवर्सल एडाप्टर, यूनिवर्सल एडाप्टर है वो अनेबल करेंगे, अटैच करेंगे तो ट्यूब मैकेनिकल वेंटिलेशन ट्यूबिंग और अदर टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसको है ना यूनिवर्सल एडाप्टर होता है, जो चीज़ें कनेक्ट की जाती है उनको अटैच करेंगे ट्यूब से ताकि मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा इनको वेंटिलेट किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के थ्रू इनको दिया जा सके। टाइप ऑफ ट्यूब है जो ओरोट्रेकियल होती है, ओरोट्रेकियल थ्रू द ओरल, नोजोट्रेकियल का मतलब थ्रू द नोज, जो ट्रेकिया तक अप्रोच करने का काम करती हैं। और जैसे नेजोट्रेकियल ट्यूब है क्या, इंसर्ट करते हैं थ्रू द नोज ट्री, नाक का जो रास्ता है नोज है उसके थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस यानी दबाव आता है, थोड़ा रेजिस्टेंस आती है सामने जब इंसर्ट किया जाता है। और क्लाइंट वर्क ब्रीथिंग एज ब्रीथिंग का वो काम करता है। और क्लाइंट अगर ब्लीडिंग है तो उसको मना करना है कि ये नहीं लगा सकते। क्लाइंट का मोर कंफर्ट, क्लाइंट अनेबल टू मैनिपुलेट द ट्यूब विद द टंग, ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पेशेंट मोर कंफर्टेबल है और क्लाइंट अनेबल टू मैनिपुलेट द ट्यूब विद द टंग, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि अगर वो मुंह निकालने की कोशिश करता है या टंग को मैनिपुलेट करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरवेंशन क्या करना है, अगर आपको ये प्लेसमेंट देखना है कि चेस्ट जो ट्यूब लगी है वो प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी, उसके लिए एक्सरे करवाना होगा, प्लेसमेंट स्कल्टेट करना होगा साइड में चेस्ट के अंदर कि वेंटिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ड्रग्स रिसक्सिटेशन, एम्बू बैग का नाम इसलिए दिया है कि आर्टिफिशियल मैनुअल रीब्रीथिंग मास्क होता है, वो क्या करता है ब्रीथ साउंड को एक्सेस करवाने का काम करेगा थ्रू द लंग्स, और मूवमेंट एब्सेंट है कि नहीं वो देखने का काम करता है। चेस्ट मूवमेंट एब्सेंट है लेफ्ट साइड तो ट्यूब में भी राइट मेन स्टीम ब्रोंकाई, अगर लेफ्ट साइड के अंदर अगर मूवमेंट कम हो रही है लंग्स के अंदर तो मतलब ये है कि ट्यूब राइट साइड के अंदर है। परफॉर्म करना है स्कल्टेशन को ओवर द स्टमक, स्टमक के ऊपर इसको एक्सकल्टेट करना है। और इंक्यूबेशन ट्यूब डाला गया है, इंक्यूबेट किया गया थ्रू द
esophagus. The tube in the tube stomach louder the breath sound heard the over the stomach. ये कह रहा है कि आपको अगर ट्यूब डली होगी तो वहाँ पे जो भी साउंड आएगा वो लाउडर आएगा। उसको सिक्योर करना है ट्यूब एडेंसिव टेप से इसको सिक्योर करना है। मॉनिटर करना है पोजीशन ऑफ ट्यूब, टिप ऑफ नोज से इसको मेजर करना है लेंथ को फिक्स हुई कि नहीं। मॉनिटर पोजीशन टिप और मॉनिटर करना है पोजीशन ट्यूब की जो लिप और नोज के थ्रू इसको कंसीडर करना है। मॉनिटर स्किन म्यूकोजल मेम्ब्रेन को कंसीडर करना है कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है। सक्शन ट्यूब ओनली नीडेड, सक्शन ट्यूब जब यूज़ करेंगे जब नीडेड है। ओरल ट्यूब नीड मूव द अपोजिट साइड ऑफ माउथ डेली प्रिवेंट टू प्रेशर नेक्रोसिस। ये कह रहे हैं जब आपने ओरो ट्रेकियल ट्यूब डाली है तो साइड वे के अंदर उसको फिक्स करना है, आज यहाँ कल यहाँ, आज यहाँ कल यहाँ, ताकि वहाँ से नेक्रोसिस को होने से बचाया जा सके और प्रेशर पड़ने से बचाया जा सके। उसके बाद में माउथ एरिया प्रिवेंट नर्व डैमेज, और जो नर्व डैमेज है लेरेंजियल नर्व है उसको डैमेज होने से बचाना है। अगर इसी तरह से अगर अपन उसको इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, क्लीन करते रहेंगे माउथ को, और मूविंग ट्यूब अपोजिट साइड से मूव करते रहेंगे, और शुड बी डन द टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसको असेस करवाते रहेंगे। डिसलॉक पुलिंग द टगिंग ऑन द ट्यूब एंड सक्शन कफिंग एंड स्पीकिंग अटैच टू क्लाइंट प्लेस एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द ट्यूब एंड कैन कॉज डिसलॉस। ये कह रहा है कि अगर ट्यूब को बाहर निकलने से बचाना है, पुलिंग होने से बचाना है ट्यूब को, और सक्शन कफिंग स्पीकिंग अटेम्प्ट द क्लाइंट प्लेस एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन ट्यूब। ये कह रहा है कि अगर पेशेंट एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगाता है, ट्यूब के ऊपर ज़्यादा दबाव लगाता है, तो हो सकता है कि उसको ट्यूब बाहर की साइड डिसलोकेटेड हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं पेशेंट है इसको आउट ना कर ले, ठीक है। तो इसका प्रिवेंट को डिसलोकेट होने से बचाना है। एसेस पायलट बैलून को भी एसेस करना है। उसके बाद में मॉनिटर कफ प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है कि कितना प्रेशर हमने कफ में लगाया है। 20 mm से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। एंड्रॉयड पर प्रेशर मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है इसको मापने के लिए। एंड्रॉयड होता है जैसे एक बीपी कप को दबाते हैं उसके पंप से, वैसा एक आगे मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। एंड्रॉयड प्रेशर मैनोमीटर माना जाता है उसको। 20 mm से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता। उसके बाद में अगर रिसक्सिटेशन बैग है, नीड पड़ती है रिसक्सिटेशन बैग, जिसे एम्बू बैग है, कब जरूरत पड़ती है? जब पेशेंट को बेड साइड रखना होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है और ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है ऑल टाइम लगी होती है, तो एम्बू बैग है वो रिसक्सिटेशन करते टाइम यूज होता है, तो इसलिए बेड साइड पेशेंट के रखना है। उसके बाद में ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है वो सर्जिकली कब किया जाता है? सर्जिकली एक कट लगाया जाता है, उसके द्वारा एक ओपनिंग की जाती है और वहाँ पे ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को फिक्स किया जाता है। और इस ट्रेकोस्टोमी ट्यूब कहते हैं किसको है? ताकि ट्रेकिया में ओपन किया जाता है। ओस्टोमी का मतलब वो ऐसा होल जहाँ पे एक ट्यूब को फिक्स करना है, ठीक है, और इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को टेम्परेरी और परमानेंट दोनों बेस पे होता है। असेस रेस्पिरेटरी और बायलेटरल ब्रीथ साउंड को असेस करना है। मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गेज का भी पता होना ज़रूरी है। अगर हमने बायलेटरल ब्रीथ साउंड को भी देखना है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इंटरवेंशन यानी जो काम उसके दौरान लगने के बाद करना है। इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथिंग के लिए बोलना है ताकि ब्लॉकेज ना आए। और सेमी फॉलर पोजीशन और हाई फॉलर पोजीशन रखनी होती है ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगने के बाद में। ब्लीडिंग को एक्सेस करना होता है, मॉनिटर करना होता है ब्लीडिंग को। डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी है कि नहीं वो भी देखना है। एब्सेंस ब्रीथ साउंड है, एब्सेंस है या स्टार्ट है वो भी देखना है। क्रेप्टिस का मतलब होता है कि एम्फाइसिमा, सबकुटेनियस एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि एक तरह से साउंड जनरेट होता है। सबकुटेनियस जैसे खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, और जैसे सांसों का फूलना होता है उसको सबकुटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। और हो सकता है कि एक जगह से ऐसा लगे कि अंदर कुछ कलेक्ट है, तो हो सकता है कि इंडिकेट करे हेमरेज और न्यूमोथोरेक्स को। अफ के ऊपर चलते हैं तो इसमें दिखाएगी कि रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्राइब वो देना चाहिए। सक्शन फ्लूइड नीडेड, जब फ्लूइड नीडेड है तो वो भी प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद क्लाइंट अलाउड टू ईट अप मील, इंश्योर द कफ इज इन्फ्लेटेड और ट्यूब इज नॉट कैप्ड, और मील इज 1 आवर आफ्टर द मील प्रिवेंट एस्पिरेशन। ये कह रहा है कि क्लाइंट को अलाउ करना चाहिए खाने के लिए जब सिट द क्लाइंट अप फॉर मील, अगर क्लाइंट सीधा बैठा है तब,
कफ इन्फ्लेटेड है कि नहीं वो इंश्योर करना है इससे पहले। मॉनिटर प्रेशर एक्सेस करना है जो बताया हुआ है मैनोमीटर के द्वारा। और स्टोमा और स्क्रिशन फॉर द ब्लड एप्लुएंट ड्रेनेज उसको भी एक्सेस करना है। फॉलो फिजिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, PHCP का मतलब है फिजिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको भी देखना है कि उसने क्या गाइडलाइन दी है, क्या प्रिस्क्राइब किया है हेल्थ एजेंसी के द्वारा। एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन है वो भी प्रोवाइड करानी है पेशेंट को ताकि ड्राइनेस ना आए। उसके बाद में चार्जिंग ट्रेकोस्टोमी टाइज का मतलब है जो टाई यहाँ लगती है ट्रेकोस्टोमी के अराउंड लगती है, उस टाई को देखना है, प्लेस करना है, न्यू टाई प्लेस करनी है टाइम टू टाइम। कट एंड रिमूव ओल्ड टाई को रिमूव करते रहना है टाइम टू टाइम। रिसक्सिटेशन एम्बू बैग, जो एम्बू बैग इसमें यूज़ किया जा रहा है, रिसक्सिटेशन बैग यूज़ किया जा रहा है एम्बू बैग, उसको देखना है कि वो ओब्टूरेटर क्लैंप सप्रेस ट्रेकोस्टोमी ट्यूब सेम साइज ऑफ बेड साइड। ये कह रहा है कि जो ओब्टूरेटर है जो क्लीन करने का काम करता है एक तरह से ट्रेकोस्टोमी को, क्लैंप्स जो ऊपर ढक्कन होता है उसको बंद करने का काम करता है। स्पेयर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब और एक दूसरी स्पेयर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है जो अंदर तक डलती है फिर बाहर निकल जाती है, ऊपर फिक्स होती है। वो है कि सेम साइज़ है कि नहीं, एम्बू बैग अटैच करेंगे उसके, कई बार एम्बू बैग अटैच नहीं होता है तो वो साइज़ देखना है। नेवर इंसर्ट प्लग इनटू द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब until the cuff is deflated inner cannula and remove period of insertion prevent air flow of the client. नेवर इंसर्ट प्लग इनटू द ट्रेकोस्टोमी, ये कह रहा है कि जब तक ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को प्लग नहीं करना चाहिए वेंटिलेटर के थ्रू, जब तक कि डिफ्लेट ना कर लिया जाए, ताकि वो जो इनर कैनुला है उसको रिमूव भी करना है इनर कैनुला, ताकि हमें जो क्लीन एयर वे है उसको प्रोवाइड करने के बाद में। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, उसके बाद क्लाइंट को अपराइट पोजीशन यानी सीधी पोजीशन के अंदर बिठाना है और परफॉर्म हैंड हाइजीन, हाथों को प्रॉपर धोना है। डन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को भी ध्यान में रखना है। प्रिपेयर सक्शन इक्विपमेंट को भी देखना है। और सक्शन इक्विपमेंट में जो सक्शन ट्यूब लगेगी जो ट्रेकिया को क्लियर करने का काम करेगी उसको भी ध्यान में रखना है। हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। कैथेटर विदाउट सक्शन अप्लाई इंसर्ट करना है। कैथेटर को मान के चलो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं सक्शन के लिए, सक्शन थंब सक्शन होता है, जिसको दबाने के बाद सक्शन स्टार्ट होता है, नहीं, पहले थंब सक्शन दबाना नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट करना है बिना प्रेशर लगाए, और जब अंदर चला जाए उसके बाद में थंब इम्प्रेस करना है ताकि प्रॉपर सक्शन हो पाए। और उसके बाद में अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली रोटेटिंग, ये कह रहा है कि बाहर निकालते टाइम ट्यूब को इंटरमिटेंटली विड्रॉ करना है और सक्शन करना है ताकि स्टक ना हो कहीं पर भी। हाइपरऑक्सीनेटेड द क्लाइंट, एक बार सक्शन करने से पहले 100% ऑक्सीजनेटेड करना है, उसका SpO2 लेवल मेजर करना है ताकि ये देखना है कि पेशेंट है वो प्रॉपर हाइपर ऑक्सीजनेटेड हुआ कि नहीं। और पेशेंट का लिसन ब्रीथ साउंड रीअसेस ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेशेंट को कहीं ये देखना है कि कहीं पर पेशेंट को ब्रीथिंग साउंड चेंज तो नहीं हो रहा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है कि नहीं, स्ट्रीडर लाइक कोई साउंड तो नहीं आ रहा, कहीं म्यूकस प्लग तो नहीं हो रहा अंदर, तो साउंड असेस करना है। रीअसेस ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये देखना है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हुई कि नहीं हुई। डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर को लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है ताकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे। उसके बाद नेजल कैनुला है क्या, लो फ्लो यूज़ किया जाता है। 2 लीटर तक मैंने बताया था कि इसके अंदर क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, क्रोनिक एयर फ्लो यानी बहुत कम एयर फ्लो को मेंटेन करके रखना होता है ताकि ये प्रॉपर चलता रहे। नेजल हाई फ्लो रेस्पिरेटरी थेरेपी तब यूज़ की जाती है जो पेशेंट हाइपोक्सिया में। सेकेंड लाइन C नंबर है। सिंपल फेस मास्क यूज शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। वेंचुरी मास्क रिस्क ऑफ एक्सपीरियंस एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हाई फ्लो के अंदर यूज़ किया जाता है। पार्शियल रीब्रीथर मास्क क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीड है उसको राइज किया जा सकता है। नॉन रीब्रीथर मास्क क्या है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क COPD में यूज़ किया जाता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर। नॉन रीब्रीथर मास्क क्या है, इसको यूज़ करने के लिए क्लाइंट को डिटोरेट करना पड़ता है, स्टेटस माइट बी रिक्वायर, सम टाइम इसका रिक्वायरमेंट रहता है। पार्शियल रीब्रीथर मास्क को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रेकोस्टोमी टी बैंडेज बता दिया, फेस टेंट बता दिया। फेस टेंट मतलब टाइट फिटिंग मास्क होता है जो क्लाइंट को हैज फेशियल फेस के ऊपर लगाया जाता है, फेस टेंट, ठीक है, टाइट फिटिंग मास्क होता है कंप्लीट फेस के ऊपर। और उसके बाद में CPAP क्या है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इतना पता होना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है।
उसके बाद बाई पेप क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बस इसकी फुल फॉर्म याद रखना, उससे ज़्यादा इसलिए नीडेड नहीं है आपके लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको कलर पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग करना है, स्किन कलर असेस करना है, पल्स ऑक्सीमेट्री देखते रहना है, वाइटल साइन को मेज़र करते रहना है, ऑक्सीजन इन यूज साइन ऑफ क्लाइंट बेड साइड, किस तरह की ऑक्सीजन इन यूज साइन एट द क्लाइंट ऑफ बेड साइड, कब ऑक्सीजन यूज़ करना है ये साइन आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंस क्रोनिक लंग प्रॉब्लम, क्या उसको क्रोनिक लंग प्रॉब्लम है उसको देखना है। ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन इंडिकेट, क्या ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन उसको नीड है वो देखना है। स्पेशल कंसिडरेशन ई सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, क्या ई सप्लीमेंट स्पेसिफिक कंसिडर करने की ज़रूरत है सप्लीमेंट ऑक्सीजन को, वो भी देखना है। तो हाइपरकैप्निया रिक्वायर टू लेवल ऑक्सीजन 1 to 2 लीटर। अगर लेवल ऑफ हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है, लंबे टाइम तक सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर जो यूज़ की जाती है ऑक्सीजन मेथड, उसको हाइपरकैप्निया बोलते हैं। हाइपरकैप्निया जैसी सिचुएशन पैदा होती है उसके अंदर रिक्वायर रहती है 1 to 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और लो आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल रहता है। तो प्राइमरी ड्राइव रहती है ब्रीथिंग की पेशेंट के अंदर, तो ऑलवेज चेक फिजिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद में ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के क्या क्या पार्ट है वो दिए गए हैं। आउटर कैनुला जो स्टोमा के एयरवे को ओपन करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। साइज के इनर कैनुला का मतलब होता है कि आउटर कैनुला लुक लाइक प्लेस एंड प्रोवाइड द यूनिवर्सल अडेप्टर, एक तरह से इनर कैनुला है वो उसको अडेप्ट करवाने का काम करता है। आउटर कैनुला क्या है, एक स्टोमा यानी ओपनिंग होती है वहाँ पे होता है। इनर कैनुला क्या करता है, अडेप्टर की यूज़ करता है ताकि वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जा सके। ऑब्टूरेटर स्मूथ यूज फैकुलेट टू डायरेक्शन ऑफ ट्यूब व्हेन इंसर्ट द चेंजिंग द ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ऑब्टूरेटर है वो हमेशा उसको ट्यूब को चेंज करते हैं तब इसको रिमूव करना होता है और प्लेसमेंट करना होता है। ऑब्टूरेटर ऑलवेज कीप द क्लाइंट बेड साइड यूज टू एक्सीडेंटल डीकैनुलेशन, और ऑब्टूरेटर हमेशा रास्ता साफ करने का भी काम करता है। ऑब्टूरेटर नीचे मैंने दिया होगा, ऑब्टूरेटर ये है, डंडे लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है। ये क्या करता है, जो ट्रेक्योस्टोमी इंसर्ट जो ट्रेक्योस्टोमी की जाती है उसके बाद ट्यूब को जो इनर कैनुला है, ये वाला इनर कैनुला है, ये वाला इनर कैनुला, और ऑब्टूरेटर ये है, ठीक है। तो अंदर वाला कैनुला है इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनर कैनुला, और ऑब्टूरेटर है ये डंडे लाइक स्ट्रक्चर है, ये म्यूकस क्लियर करने का भी काम करता है। उसके बाद में क्या करता है, पायलट बैलून ये है। उसके बाद में साइट ऑफ ट्यूब टाइज, कहाँ से टाई किया जाता है ये है, और कफ इन्फ्लेटेड कहाँ से कफ इन्फ्लेटेड किया जाता है वो ये है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेना आप आराम से, पीडीएफ मैंने भेजी हुई है। और बाकी इसमें जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। हर वीडियो की जो पीडीएफ है वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, क्या क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से पीडीएफ में। तो उसके बाद में नीचे चलते हैं। ईटी ट्यूब साइज़ है अकॉर्डिंग टू एज, 1 साल के बच्चा है, 1 साल का बच्चा है 0 to 1 ईयर के लिए ये है, न्यू बॉर्न के लिए ये साइज़ रहेगा mm के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। एंडोट्रेकियल इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए वो सब इसके अंदर दिया गया है जो मैंने आपको समझा दिया है। सिरंज लेरेंजोस्कोप, 80 डिफरेंट साइज़ का हो गया, सिरंज हो गया, इन्फ्लेट करने के लिए उसको फैलाने के लिए हवा भरनी होगी। लेरेंजोस्कोप है, लेरिंग्स के अंदर जो चिमटे लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें बल्ब लगा होता है देखने के लिए। फ्लेक्सिबल कॉपर स्टेलेट और कॉपर की बनी हुई स्टेलेट ट्यूब भी होगी, सिरंज भी होगी, नीडल भी होगी, लुब्रिकेशन करने के लिए भी होगा, एम्बू बैग भी होगा, ओरल एयर भी होगा, गोज पीसेस पट्टी के बने हुए पीसेस, ग्लव्स, एडेंसिव टेप, मैगली इंट्यूबेटिंग फोर्सेस, मैगली लंबी वाली फोर्सेस जो आगे से मुड़ी हुई होती है, मैगली इंट्यूबेटिंग फोर्सेस बोलते हैं, जो इंट्यूबेट करवाने का काम करते हैं। इस तरह की एक फोर्सेप्स होती है, मतलब कैंची होती है। ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन अपरेटस, सक्शन करने का एनेस्थेटिया रिक्वायर रहेगा। इक्विपमेंट ट्रेकियल ट्यूब सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो देख लेना आप इसमें। और ये कंप्लीट हुआ अपना यूनिट, और यूनिट नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।